हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 22 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके सामने यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों के नाम लिखे हुए हैं। सूची 2 में उन नदियों के नाम लिखे हुए हैं जिस पर वो बस्तियां अवस्थित थी। तो चलिए जी, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से सेलेक्ट कीजिए। इसमें जब हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो हड़प्पा तो आपका रावी नदी के किनारे है ना। इसकी खुदाई का काम शुरू किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। जब बात करते हैं हम लोथल के बारे में, लोथल हमारे भारत के एक राज्य गुजरात में है। यहां से हमें विदेशी सिक्के यानी कि ईरान के सिक्के प्राप्त हुए हैं, गोदीबाड़ा और इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं जिनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कभी बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ होगा। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। कहां पे? गुजरात में। चलिए जी, दूसरा देखने का प्रयास करेंगे। कालीबंगा, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे ये तो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। और कहां पर? तो आप कहेंगे ये तो जी राजस्थान में है। राजस्थान। कालीबंगा। आपने सॉन्ग सुना होगा, वे मैं कम तंदे सारे छड़ के तेरी वंगदा लैला नाप। तो यहाँ पर कालीबंगा का मतलब क्या है, इसका संधि विच्छेद करके देखिए। काली यानी कि काला रंग, बंगा यानी कि चूड़ियां। और वो जो सॉन्ग है उस उसमें क्या यूज किया गया है? वंग। वंग का मतलब होता है कलाई, यानी कि कलाई में पहनी जाने वाली चूड़ियां। वे मैं कम तंदे सारे छड़ के तेरी वंगदा लेला नाप, यानी कि सब कुछ काम छोड़ छाड़ के मैं आपकी कलाई का नाप ले लूं, ऐसा कहना चाहता है अभिनेता अपनी अभिनेत्री को। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको यहाँ ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और कालीबंगा से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें वहां से मिले हैं। रोपड़ की बात करते हैं, तो रोपड़ आपका कहाँ है? आप कहेंगे ये तो जी सतलुज नदी के किनारे है और ये पंजाब में पड़ता है रोपड़। वहां पे एक यूनिवर्सिटी भी है ना, IIT रोपड़, पता ही होगा आपको। तो अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए। A3 B2 A3 B2 C1 D4। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सिख धर्म को उग्रवादी शक्ति बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? हम शुरुआती दौर की बात करते हैं। सिखिज्म जो है वो आध्यात्मिक तौर पर शुरू हुआ। समाज में जो भी कुरीतियां चल रही थी उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। एकेश्वरवाद जो है उस परंपरा को माना। किसने? गुरु नानक देव जी ने। तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और यही पहले गुरु थे। ठीक है। इन्होंने फिर अपने शिष्य को गुरु की गद्दी के रूप में स्वीकार किया, यानी उनका नाम क्या था? लहणा जी, जो कि गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव जी, ये पांचवें गुरु थे। और इनको आपको पता है ना किसने प्रताड़ित किया था? जहांगीर ने। और फिर जहांगीर ने प्रताड़ित किया। फिर छठे गुरु जो बने थे ना, गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने सोचा कि अगर हमने हथियार नहीं उठाए या फिर हम केवल आध्यात्मिकता के स्तर पर ही चलते रहे तो हमारे साथ ये मुगल ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। इसीलिए सिखिज्म में जो छठे गुरु हुए थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, उन्होंने सिखिज्म को एक अलग स्वरूप दिया, एक उग्र स्वभाव,
एक सेना के रूप में संगठित किया। और उस जो सभा हुआ करती थी, उस सभा के अंदर जो वहां पे मुख्य सीट होती थी, उस सीट पर कृपाण के साथ बैठने वाले गुरु सबसे पहले यही थे। ठीक है, ये छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर जो हैं वो 9वें गुरु हुए, और 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी 10वें। और यही पुरुष के रूप में 10वें गुरु अंतिम गुरु हुए। इन्होंने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और इन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब है उसे ही आप गुरु मानेंगे। ये एक धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, है ना। तो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानना है, ऐसा किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो गुरु गोविंद सिंह जी इस हमारी मातृभूमि के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहे। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना खुद का बलिदान दिया, और इनके 4 बेटे इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिए। इनके पिताजी, जिन्हें हम गुरु तेग बहादुर कहते हैं, जो 9वें गुरु थे, इनको भी, और छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी जो इनके दादाजी थे। तो देख लीजिए कितनी पीढ़ियां कुर्बान हुई हैं इस देश की खातिर, इस मिट्टी की खातिर। तो हमें उस कुर्बानी को भूलना नहीं है। किसी को जलते उस पर डाल दिया गया, गरम तवे पर किसी को जलते तेल में डाल दिया गया, किसी को बीच में से काट दिया गया, किसी की आंखें निकाल ली गई। तो ऐसे ही नहीं हम आज सुकून की सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो उनका हमें एहसान मानना चाहिए। 5K का सिद्धांत दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि 10वें गुरु थे। यानी कि केश रखना है, कंघा रखना है, और कृपाण रखनी है। केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5K का सिद्धांत किसने दिया? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। और बाद में फिर इनकी हत्या कर दी गई थी नांदेड़ में, नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी गई पठानों के द्वारा। जहां पे इनका जन्म हुआ था पटना में, बिहार में पड़ता है ना पटना, वहां इनका जन्म हुआ 1666 में। उसी वजह से पटना को पटना साहिब कहा जाता है। तो इस प्रकार ये बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। बुद्ध चरितम, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन है? इसको समझने का प्रयास कीजिए, कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, हम जानने का प्रयास करते हैं चौथी बौद्ध संगीति के बारे में, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानने का प्रयास हम करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन पहली शताब्दी, यानी वैसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 78 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है वसुमित्र का। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन बने? तो नाम लिख देना अशव घोष का। उपाध्यक्ष अशव घोष रहे। दोनों ही वसुमित्र और अशव घोष अच्छे विद्वान थे बुद्धिज्म के। वसुमित्र के द्वारा लिखी गई रचना का नाम क्या है? महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र। और जब बात करते हैं अशव घोष के द्वारा रची गई रचनाएं, तो एक तो नाम आता है सूत्रालंकार, और एक रचना जो बड़ी फेमस है जिसे हम बुद्ध चरितम कहते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसका संधि विच्छेद भी करें, बुद्ध प्लस में चरितम, यानी कि महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। इसके रचनाकार अशव घोष हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 78 ईस्वी में किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बनता है ना, किसने करवाया था, तो किसके समय में हुआ था? तो उस समय कुषाण वंश के राजा हुआ करते थे, कुषाण वंशी राजा। क्या नाम था उनका? सम्राट कनिष्क, सम्राट कनिष्क। इन्हीं के समय में, इन्हीं के सानिध्य में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडल वन में। और कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए जी। अब 78 ईस्वी में ही 2-3 मुख्य घटनाएं हुई। 78 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ये तो हमने कवर कर लिया।
78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ और 78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। शक संवत हमारे भारत का राष्ट्रीय संवत है अभी, ठीक है। शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जब हम सम्राट कनिष्क की बात कर रहे होते हैं तो सम्राट कनिष्क के ही दरबार में रहा करते थे चरक, ठीक है, जिन्होंने कौन सी रचना लिखी है, चरक संहिता। और इन्हीं के समय में रहा करते थे नागार्जुन, जो ऑप्शन थर्ड दिया गया है, नागार्जुन। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र में इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया है। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। जब हम नागसेन की बात करते हैं तो नागसेन और मिनांडर के बीच में वार्तालाप हुई थी। और मिनांडर कौन? एक इंडो यवन राजा जिसे मिलिंद भी कहा गया है ना, मिलिंद। तो वो जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। यहाँ पे मिलिंद का मतलब मिनांडर है। तो दोनों की वार्तालाप हुई, नागसेन उस वार्तालाप में जीत गए, फिर मिनांडर ने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। कहा जाता है कि ये मिनांडर सिकंदर से भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन नागसेन ऐसे एक मतलब मास्टरमाइंड थे कि जिन्होंने एक राजा को बुद्धिज्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है ना। शीलभद्र जो हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे। इनकी चर्चा की है एक चाइनीज यात्री ने। कहा जाता है कि इनको लगभग 50 प्लस विषयों का ज्ञान था शीलभद्र को। चलिए जी, अब इसके बारे में बताने का प्रयास करना है आपको। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये उम्र में सबसे बड़े थे। उस पूरी की पूरी संविधान सभा में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी वजह से इनको अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन परमानेंट नहीं बनाया। परमानेंट फिर किसको बनाया गया? 2 दिन बाद दोबारा से मीटिंग हुई, दोबारा से फिर बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें फिर स्थायी अध्यक्ष का चयन किया गया और स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चयनित किए गए? तो नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। 29 अगस्त 1947 की बात की जाए तो इस दिन ऐसा क्या खास बात हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। इस संविधान सभा की कई समितियां थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जैसे कि आपको बताया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाया गया। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जो कि ऑप्शन बी में पॉइंट दिखाया गया है। और संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। और इसी संविधान सभा में मूल अधिकारों को लेकर एक समिति बनाई गई, उससे भी संबंधित कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लिख देना नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और संघीय प्रारूप की जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। और संविधान सभा की कार्य संचालन से संबंधित जो समिति बनाई गई थी यानी कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस, तो किसका नाम आता है? तो नाम आता है KM मुंशी जी। तो इस प्रकार ये जो बिंदु हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भी नाम आप लिख देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम
प्रस्थान करते हैं इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में संकल्प इस बात पर केंद्रित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो जिन्होंने लिखा होगा 1931 उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1931 का अधिवेशन कहां पे हुआ? कराची में। और इस 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हो रहे कराची अधिवेशन में इस बात पर ध्यान दिया गया कि हमारा संविधान कैसा हो। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात इसमें क्या हुई थी? मूल अधिकारों की जो मांग है वो उठाई गई, मूल अधिकार। और महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं, जो कि कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो उस गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी, वो भी इसी सम्मेलन में दी गई। आपको पता है ना, गांधी इरविन समझौते के तहत महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा लेंगे, हिस्सा बनेंगे। तो इस 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया, यानी कि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जाएंगे उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ये बात भी यहां पर क्या है? लक्षित हुई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। निम्नलिखित में से किसने आर्यों को हंगरी प्रदेश का बताया? आपको पता है आर्यों के बारे में अलग अलग विद्वानों के विचार हैं। तो ऐसा किसने कहा था कि आर्य हंगरी से आए थे? हंगरी, आपको पता है हंगरी तो वर्तमान में एक देश है वर्तमान में। तो ऐसा कहा था पी गाइल्स ने। पी गाइल्स ने कहा था कि आर्य हंगरी से आए थे। तो थोड़ा सा हंगरी के बारे में जान लीजिए। हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और हंगरी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है। इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 14 दिसंबर 1955 को ग्रहण की थी। और ये आपको दिखाई दे रहा है हंगरी देश का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, ये उनका राष्ट्रीय ध्वज है। बुडापेस्ट राजधानी है हंगरी की। चलो जी, बाकी भी ऑप्शन में दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनके क्या विचार थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आर्य तिब्बती सिद्धांत। यानी इनका कहना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे? मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और जब बात करते हैं स्वामी संपूर्णानंद के बारे में, इनका कहना था कि आर्य अल्पास पर्वतीय क्षेत्र के आसपास से आए थे। अल्पास पर्वतीय क्षेत्र, अल्पास पर्वत का नाम सुना होगा, इसके बारे में बताइए कमेंट में। और फिर जब बात करते हैं, एक व्यक्ति और रह गए हैं, नाम है उनका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उनका कहना था कि आर्य आर्कटिक रीजन से आए थे। आर्कटिक रीजन, अब ज्यादा मुश्किल है नहीं। आर्कटिक रीजन सिंपल सी बात है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप इस तरीके से पृथ्वी बनाते हैं। ये आपकी कौन सी है? 0 डिग्री, ठीक है, लैटिट्यूड। और ये आपकी है कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा। तो जब आप इस तरह ग्लोब बनाते हैं, सही सा नहीं बना है कोई बात नहीं, तो इस ग्लोब में आपको क्या लिखना है? टी लिखना है। टी, टी यानी कि टी फॉर तिलक। और तिलक जी ने कहा था आर्य कहां से आए थे? इस एरिया से आए थे। और ये जो एरिया है वो क्या कहलाता है? आर्कटिक रीजन कहलाता है। टी फॉर तिलक, तिलक जी के अनुसार आर्कटिक रीजन से आए थे आर्य, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, रटने की आवश्यकता है नहीं। अब चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा ठीक रहेगा? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बता देंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना, गांधी इरविन समझौता, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें से ठीक रहेगा।
सिंपल सा है। हिंदू महासभा की स्थापना की बात की जाए, एक मिनट सॉरी, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई थी। ठीक है, जब हम 1915 की बात करते हैं, 1915 में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर कार्यरत था, आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे ये उस समय की बात है जब यहाँ पर लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड का टाइम चल रहा था। हॉर्डिंग सेकंड का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1910 से लेकर 1916 तक। इसी हॉर्डिंग सेकंड के समय में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। इसी हॉर्डिंग सेकंड के समय में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और इसी के समय में ये हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 में। अब आप कमेंट में ये बताइए कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे 1906 में। नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? आप कहेंगे मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड की बात है ये। मिंटो सेकंड का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1905 से लेकर 1910 तक रहा ये मिंटो सेकंड। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ किसके समय में? मिंटो सेकंड के समय में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, वो भी मिंटो सेकंड के समय की घटना है। मुस्लिम लीग की स्थापना ये तो हो ही गया, और मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था 1909 में, तो वो भी इसी मिंटो सेकंड के समय की बात है। अब गांधी इरविन समझौते की बात जब हम करते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप कहेंगे ये तो 1931 की बात है। तो इस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था यहाँ पर? तो लिख देना नाम इरविन का, इरविन। गांधी इरविन समझौता नाम से ही पता लग रहा है, और ये इरविन 1926 से 1931 तक रहा। ठीक है, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 को, जिसके तहत महात्मा गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, लेकिन उनको निराशा ही मिली। तो ये इरविन के समय की बात है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो कब लाया गया था? तो ऑप्शन ए की बचा है, तो वो कब की बात है? वो बात है 1878 की। तो कौन लेकर आया था इसे? लीटन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था जो 1876 से लेकर 1880 तक रहा। इसने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया, जिसके तहत भारत में भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, लेकिन इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में किसने? रिपन ने। यानी ये एक्ट 4 साल तक ही चला, और इस रिपन का टाइम पीरियड 1880 से 1884 तक रहा। ठीक है, अब आपको सुमिलित करना है कौन सा ठीक रहेगा, तो देख लीजिए कौन सा इसमें ठीक रहेगा। ए डी, यानी कि A4B3, A4B3, C2D1। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा D1। ठीक है ना? चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना है भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान तथा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित हैं? तो जल्दी से इसमें बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएं। उल गुलान, तो इसमें जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था, और आपको पता है बिरसा मुंडा वहां जनजातियों क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां भगवान माने जाते हैं ये। ठीक है, इन्होंने अपने भाइयों को एक सम्मान दिलाने के लिए, उनको अपने हक दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। ठीक है, बिरसा मुंडा ने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया। मुख्यतः उद्देश्य फिर क्या रहा होगा?
सामंती जो व्यवस्था चली आ रही थी, या फिर आप कहें जमींदारी व्यवस्था जो चली आ रही थी, ठीक है ना, उस व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था के तहत टैक्स ज्यादा वसूलना शुरू कर दिया था और ये तंग आ गए थे, ठीक है ना, इतने पैसे तो थे नहीं, ना ही इतना उत्पादन होता था, इस वजह से। चलो जी, डी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप ऑप्शन बताइए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है वो किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन, जल्दी से बताएंगे, बड़ा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। मंदिर रचना शैली से संबंधित है ये पंचायतन। पंचायतन, पंचायतन का मतलब पंचायत से संबंधित नहीं है। मंदिर रचना शैली से फिर कैसे होगा? एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर अन्य 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। जैसे मान के चलो, एक ये मुख्य मंदिर हो गया और ये अन्य 4 मंदिर हो गए, यानी कि 4 मंदिरों से घिरा हो अगर मुख्य मंदिर, तो ये कौन सी शैली का मंदिर होता है? तो ये पंचायतन शैली के मंदिर होते हैं, ठीक है ना। तो आमतौर पर हिंदू मंदिर जो होते हैं वो पश्चिम पूर्व धुरी के साथ बनाया जाता है। अगर हम दिशा की बात करें तो आप ये देखेंगे, पूर्व है, ये आपकी पश्चिमी दिशा है, ये आपकी उत्तर और ये आपकी दक्षिण है। तो हमारे जो मुख्य मंदिर होते हैं हिंदुइज्म के, वो पश्चिमी पूर्व धुरी के साथ है ना, पश्चिमी पूर्व। तो अब कुछ एग्जाम्पल भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ये मंदिर है, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये उत्तर पूर्व का हुआ, ये उत्तरी पश्चिमी हुआ, और ये दक्षिणी पश्चिम में, और ये दक्षिण पूर्व में। तो इस प्रकार अलग अलग डायरेक्शन में ये मंदिर होते हैं जो सहायक मंदिरों की भूमिका निभाते हैं और ये कवर करके रखते हैं मुख्य मंदिर को। पंचायतन मंदिरों के अगर हम उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में अगर आपने नाम सुना हो ब्रह्मेश्वर मंदिर का, ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये पंचायतन शैली का ही एक मंदिर है जो ओडिशा के भुवनेश्वर में है, ओडिशा के भुवनेश्वर में, ठीक है। और जब बात करते हैं ओडिशा में ही, एक आपने नाम सुना होगा लिंगराज मंदिर का। लिंगराज मंदिर भी कहां पर है? ये भी ओडिशा के भुवनेश्वर में है और ये भी पंचायतन शैली का ही एक मंदिर है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अब जब हम कुछ अन्य मंदिरों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर, ये वहां देवगढ़ में पड़ता है, देवगढ़। ये भी पंचायतन शैली का ही मंदिर है। जब आप खजुराहो में कभी जाएंगे, खजुराहो में, खजुराहो में एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, वो मंदिर भी पंचायतन शैली का है। कंदरिया मंदिर आपने नाम सुना हो, ये भी खजुराहो में है और ये भी पंचायतन शैली का मंदिर है, ठीक है। महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक मंदिर मिलेगा जिसे हम कहते हैं गोंडेश्वर मंदिर। ये भी पंचायतन शैली का ही एक मंदिर है, गोंडेश्वर मंदिर। तो ये तो हुई रचना शैली, यानी कि बनावट किस तरीके की है, मंदिर की उपस्थिति कैसी है। एक मंदिर घिरा हुआ है 4 अन्य सहायक मंदिरों से, तो उसे तो हमने बोल दिया क्या? पंचायतन शैली के मंदिर। भारत को मंदिरों के निर्माण के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि वो शैलियां जो होती हैं वो 3। कौन कौन सी? एक तो होती है नागर शैली। नागर शैली ये मुख्यतः उत्तरी भारत में बनाए गए मंदिरों की शैली है। उत्तरी भारत में, यानी उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली मुख्यतः कौन सी है? नागर शैली। जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर आपको मंदिरों की बनावट द्रविड़ शैली में नजर आएगी, ठीक है, दक्षिण भारत में। और दोनों का मिश्रण भी आपने कहीं देखा होगा,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बेशर शैली का नाम देते हैं। बेशर शैली ये है उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय शैली का मिश्रण, यानी कि मिश्रण शैली को बेशर शैली कहा जाता है। तो ये मुख्यतः कितनी है, ये 3 मुख्य शैलियां हैं मंदिरों को बनाए जाने की। तो इस प्रकार आपको ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं, हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें, और ग्रैंड मास्टर 360 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल भी अपना बना हुआ है, और ट्विटर, एक्स पे, और अपने यूट्यूब पे तो अपनी क्लास चली रही है, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सभी को नमस्कार, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।